नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दोस्तों, मगध साम्राज्य की कहानी अचानक बिंबिसार या अजातशत्रु से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें उन्हें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों तक ले जाना पड़ता है। मगध का नाम इतिहास में जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही वह भारतीय परंपरा और कथा संस्कृति में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मगध का सबसे पहला उल्लेख हमें महाभारत काल में मिलता है। उस समय मगध का शासक था जरासंध। जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था, वह उस युग के सबसे शक्तिशाली और भयावह राजाओं में गिना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार जरासंध का जन्म स्वयं एक असाधारण कथा है। कहा जाता है कि मगध के राजा बृहद्रथ की दो रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही थी। एक ऋषि के वरदान से दोनों रानियों को आधा आधा पुत्र प्राप्त हुआ। उन आधे शरीरों को जंगल में फेंक दिया गया, जहां एक राक्षसी जरा ने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। इसी कारण उसका नाम पड़ा जरासंध, यानी जरा के द्वारा जोड़ा गया। जरासंध की राजधानी थी ग्रीव्रज, जिसे बाद में राजगृह कहा गया। यह वही नगर है जो आगे चलकर ऐतिहासिक मगध की पहली राजधानी बना। यह कोई संजोग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि महाभारत काल का मगध और ऐतिहासिक मगध एक ही भौगोलिक निरंतरता में जुड़े हुए हैं। महाभारत में जरासंध को एक ऐसे राजा के रूप में दिखाया गया है जिसने असंख्य राजाओं को बंदी बना रखा था। उसका उद्देश्य था एक विशाल यज्ञ करना और स्वयं को सम्राट घोषित करना। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने मिलकर जरासंध का वध किया। भीम ने उसे दो भागों में चीर दिया, ठीक वैसे ही जैसे वह जन्म में जुड़ा था। यह कथा केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि मगध प्राचीन काल से ही सत्ता का केंद्र रहा है। रामायण में मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख कम मिलता है, लेकिन अयोध्या, काशी, मगध क्षेत्र को आर्यावर्त की मुख्य भूमि माना गया है। इसका अर्थ यह है कि मगध कोई सीमांत क्षेत्र नहीं था, बल्कि आर्य संस्कृति और सत्ता के केंद्र में स्थित था। अब जब हम महाकाव्य काल से ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं, तो मगध एक बार फिर उभरता है। ऐतिहासिक मगध का पहला बड़ा वंश था हर्यक वंश। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था बिंबिसार। बिंबिसार वही शासक है जिसने मगध को केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक उभरती हुई शक्ति बनाया। उसने यह समझ लिया था कि जरासंध की तरह केवल बल प्रयोग से सत्ता लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए उसने एक नई नीति अपनाई, विवाह और कूटनीति की नीति। बिंबिसार ने सबसे पहले कोसल की राजकुमारी से विवाह किया। इस विवाह का उद्देश्य प्रेम नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन था। कोसल और मगध के बीच काशी को लेकर संघर्ष चलता रहता था। इस विवाह के बदले बिंबिसार को काशी क्षेत्र दहेज में मिला, जिससे मगध की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। इसके बाद बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना से विवाह किया। यह विवाह वजी संघ के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए किया गया था। लिच्छवी उस समय एक शक्तिशाली गणराज्य था। इस विवाह से मगध को एक ओर से सुरक्षा मिल गई। यही चेलना आगे चलकर अजातशत्रु की माता बनी। बिंबिसार का तीसरा प्रमुख विवाह मद्र राज्य की राजकुमारी से हुआ, जिससे मगध का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचा। इस तरह बिंबिसार ने बिना युद्ध किए चारों दिशाओं में मगध को सुरक्षित कर लिया। लेकिन बिंबिसार केवल विवाहों पर निर्भर नहीं रहा। उसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। अंग की राजधानी चंपा थी, जो व्यापार का बड़ा केंद्र थी। इससे मगध को पूर्वी व्यापार मार्ग और अपार धन मिला। धार्मिक रूप से बिंबिसार अत्यंत उदार था। वह बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। उसने बुद्ध के लिए विहार बनवाया, संघ को दान दिया और महावीर के उपदेशों का भी सम्मान किया। इस कारण मगध धीरे धीरे बौद्ध और जैन विचारों का केंद्र बनने लगा। लेकिन इतिहास में जैसे जरासंध का अंत हिंसक हुआ था, वैसे ही मगध की सत्ता एक बार फिर रक्त रंजित होने वाली थी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु सत्ता के लिए अधीर था। उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर मार डाला। यह वही गलती थी जो जरासंध के पतन के बाद मगध ने फिर दोहराई, सत्ता के लिए रिश्तों की बलि। अजातशत्रु के शासन में मगध पूरी तरह युद्ध का राज्य बन गया।
उसका सबसे बड़ा संघर्ष था वजी संघ से, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह संघर्ष केवल भूमि का नहीं था, बल्कि राजतंत्र और गणतंत्र के बीच विचारधारात्मक युद्ध था। वर्षों के युद्ध, कूटनीति और फूट के बाद वजी संघ पराजित हुआ। अजातशत्रु के समय ही पाटलिपुत्र की नींव रखी गई, लेकिन इसे पूरी तरह राजधानी बनाने का काम उसके पुत्र उदायन ने किया। और यहीं से मगध की कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर आती है जहां पिता और पुत्र आमने सामने खड़े होते हैं। अजातशत्रु का शासन मगध की शक्ति का शिखर तो था, लेकिन उसी के भीतर मगध की सबसे बड़ी त्रासदी भी पल रही थी। जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को सत्ता के लिए कैद किया और मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी क्षण से उसने अपने जीवन में भय और अविश्वास को जन्म दे दिया था। सत्ता उसे मिली, लेकिन शांति कभी नहीं मिली। उसे हर समय यही डर सताता रहता था कि जैसा उसने अपने पिता के साथ किया, वैसा ही कोई उसके साथ भी कर सकता है। अजातशत्रु के इस डर का केंद्र था उसका अपना पुत्र उदायन। उदायन राजमहल में पला बड़ा था। उसने अपने पिता को सत्ता के लिए निर्दयी बनते देखा था। अपने दादा बिंबिसार की मृत्यु की कहानी उसने दरबार की फुसफुसाहटों में सुनी थी। यह सब उसके मन में बैठ चुका था। मगध में सत्ता खून से ही चलती है। जैसे जैसे अजातशत्रु बूढ़ा होता गया, वैसे वैसे उसका स्वभाव और कठोर होता चला गया। उसने अपने आसपास जासूस बढ़ा दिए, अमात्यों पर संदेह करने लगा और यहाँ तक कि अपने पुत्र उदायन को भी पूर्ण रूप से भरोसे के योग्य नहीं समझा। बौद्ध और जैन परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु ने कई बार उदायन को राजनीतिक निर्णयों से दूर रखा, उसे अपमानित किया और उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी। उधर उदायन के चारों ओर एक अलग ही माहौल बन रहा था। दरबार के कई अमात्य, सेनापति और अधिकारी अजातशत्रु की लगातार युद्ध नीति, भारी कर और कठोर शासन से परेशान हो चुके थे। वजी संघ के लंबे युद्ध ने मगध को विजय तो दिलाई थी, लेकिन जनता और प्रशासन दोनों को थका दिया था। यही असंतोष धीरे धीरे उदायन के पक्ष में झुकने लगा। यहीं से षड्यंत्र की शुरुआत होती है। इतिहास स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि अजातशत्रु की हत्या कैसे हुई, लेकिन अधिकांश परंपराएं इस बात पर सहमत है कि उदायन के सत्ता में आने के पीछे अजातशत्रु की हत्या या उसकी मृत्यु में उसकी भूमिका थी। कुछ कथाएं इसे प्रत्यक्ष हत्या बताती हैं, कुछ इसे षड्यंत्र और विश्वासघात बताती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मगध की सत्ता एक बार फिर पिता से पुत्र तक खून के रास्ते पहुंची थी। यह घटना केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, यह इतिहास की एक भयावह पुनरावृत्ति थी। बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था और अजातशत्रु को उदायन ने। मगध की राजनीति अब साफ कह रही थी कि सत्ता के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। उदायन सत्ता में आया तो उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपने पिता की तरह युद्ध और विस्तार का रास्ता अपनाए, या फिर मगध को स्थिरता की ओर ले जाए। उदायन ने दूसरा रास्ता चुना। वह जानता था कि मगध अब और युद्धों का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए उसने सबसे पहले प्रशासन को मजबूत करने और राजधानी को सुरक्षित करने पर ध्यान दिया। उदायन का सबसे ऐतिहासिक निर्णय था पाटलिपुत्र को औपचारिक रूप से राजधानी बनाना। हालांकि अजातशत्रु के समय ही गंगा के किनारे एक किलेबंदी नगर की नींव रखी जा चुकी थी, लेकिन उदायन ने उसे पूर्ण रूप से विकसित किया। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र चारों ओर से जल से घिरा हुआ था। यह न केवल प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, बल्कि व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए भी आदर्श स्थान था। पाटलिपुत्र केवल एक नगर नहीं था, यह मगध की भविष्य की आत्मा बन गया। यहाँ से पूरे गंगा मैदान पर नियंत्रण रखा जा सकता था। यही कारण है कि आगे चलकर मौर्य, शुंग और गुप्त सभी ने इसी नगर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन इस महान नगर की नींव उदायन ने रखी थी। धार्मिक दृष्टि से उदायन अपने पिता की तरह उदार था, लेकिन उसके अंदर अजातशत्रु जैसा अपराध बोध नहीं था। मगध उसके समय में बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को लेकर जो सम्मान और संरक्षण था वह मगध में बना रहा। जैन ग्रंथों में भी मगध को महावीर की गतिविधियों से जुड़ा
प्रमुख क्षेत्र बताया गया है। उदयन के शासन में धर्म राजनीति से ऊपर नहीं था, लेकिन राजनीति धर्म के खिलाफ भी नहीं थी। यही संतुलन मगध की शक्ति का एक बड़ा कारण बना। उसने न तो बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया, न ही ब्राह्मण परंपरा को दबाया, सभी को स्थान मिला। विवाह संबंधों की बात करें तो उदयन के विवाहों का विवरण उतनी स्पष्टता से नहीं मिलता जितना बिंबिसार के, लेकिन यह संकेत मिलते हैं कि उसने भी अपने पूर्वजों की तरह राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। उसका उद्देश्य था पड़ोसी राज्यों से टकराव कम करना और आंतरिक स्थिरता बनाए रखना। लेकिन उदयन के बाद मगध की कहानी फिर से अंधकार की ओर बढ़ने लगती है। उसके उत्तराधिकारी शासन चलाने में सक्षम नहीं थे। दरबार फिर से षड्यंत्रों से भर गया। एक के बाद एक कमजोर शासक आए और सत्ता की नींव हिलने लगी। यही वह समय था जब मगध को एक नए, कठोर लेकिन संगठित नेतृत्व की आवश्यकता थी। और यहीं पर इतिहास मगध को अगले अध्याय की ओर धकेलने लगता है। लेकिन वह कहानी आगे की है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य की कहानी धीरे धीरे शक्ति से फिसलकर अस्थिरता की ओर बढ़ने लगी। उदयन ने जिस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर मगध को भविष्य की दिशा दी थी, उसी पाटलिपुत्र के राजमहल में अब साजिशें, षड्यंत्र और सत्ता की भूख पनपने लगी। उदयन के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। इतिहास में उनके नाम तो मिलते हैं, लेकिन उपलब्धियां नहीं। यह साफ संकेत है कि सत्ता कमजोर हाथों में चली गई थी। दरबार में अमात्यों का प्रभाव बढ़ गया। सेना पहले जैसी अनुशासित नहीं रही। जनता पर करों का बोझ बना रहा, लेकिन प्रशासन में वह तेजी नहीं थी जो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय थी। यही कमजोरी आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनी। इसी दौर में मगध के इतिहास में एक नया नाम उभरता है, शिशुनाग। शिशुनाग कोई जन्मजात राजा नहीं था। वह पहले मगध का एक उच्च अधिकारी माना जाता है। जनता और दरबार दोनों ही उदयन के बाद के शासकों से असंतुष्ट हो चुके थे। अंततः एक विद्रोह हुआ और उसी विद्रोह की लहर पर सवार होकर शिशुनाग सत्ता में आया। शिशुनाग के सत्ता में आने के साथ ही हर एक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग का सबसे बड़ा योगदान था मगध को फिर से स्थिरता देना। उसने सबसे पहले अवंती राज्य को हराया, जो लंबे समय से मगध का शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। इस विजय के बाद मगध पश्चिम की ओर भी मजबूती से स्थापित हो गया। शिशुनाग ने प्रशासन को फिर से संगठित किया और राजसत्ता को कुछ हद तक दरबारी षड्यंत्रों से बाहर निकाला। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने मगध को टूटने से बचाया। यदि उस समय शिशुनाग जैसा व्यक्ति नहीं आता तो संभव था कि मगध कई छोटे राज्यों में बंट जाता। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक सत्ता में आया। कालाशोक का शासन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। यह वह समय था जब बौद्ध संघ के भीतर मतभेद उभरने लगे थे। स्थाविर और महासांधिक दो धाराएं इसी काल में स्पष्ट हुई। इसका अर्थ यह है कि मगध न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक केंद्र भी बना हुआ था। लेकिन कालाशोक के बाद फिर वही समस्या सामने आई, कमजोर उत्तराधिकारी। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक शासन संभालने में अयोग्य सिद्ध हुए। राजमहल फिर से विलासिता, भ्रष्टाचार और षड्यंत्रों से भर गया। यह वही समय था जब मगध की सत्ता को सबसे बड़ा झटका लगा। इसी अराजकता के बीच इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। उसके उदय की कहानी जितनी विवादास्पद है, उतनी ही चौंकाने वाली भी। अधिकांश ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद को शूद्र या निम्न वर्ग से जुड़ा हुआ माना जाता है। उसने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। यह भारतीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि पहली बार परंपरागत क्षत्रिय वंश को हटाकर एक गैर क्षत्रिय वंश सत्ता में आया था। महापद्म नंद अत्यंत शक्तिशाली, कठोर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने खुद को एक छत्र सम्राट घोषित किया। उसने अनेक क्षत्रिय वंशों का नाश किया और मगध साम्राज्य को अभूतपूर्व विस्तार दिया। उसके शासन में मगध उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे धनी राज्य बन गया। नंद वंश की सबसे बड़ी पहचान थी असीम धन और विशाल सेना। यूनानी लेखकों
संग्राहकों के अनुसार नंदों के पास लाखों सैनिक, हजारों हाथी और घुड़सवार थे। उनका खजाना इतना भरा हुआ था कि उसे देखकर विदेशी यात्री भी चकित रह जाते थे। लेकिन यही धन और शक्ति आगे चलकर नंदों की कमजोरी भी बना। महापद्म नंद के बाद उसके पुत्र धनानंद सत्ता में आया। धनानंद इतिहास में एक अत्याचारी, घमंडी और धन लोलुप शासक के रूप में जाना जाता है। उसने करों को अत्यधिक बढ़ा दिया। जनता त्रस्त थी। ब्राह्मण, व्यापारी, किसान सभी उसके शासन से असंतुष्ट थे। धनानंद को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह किसी का अपमान करने से नहीं चूकता था। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे निर्णायक घटना, चाणक्य के अपमान की। चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उस समय तक्षशिला का महान विद्वान था। वह मगध आया था नंद दरबार से सहायता लेने, ताकि विदेशी आक्रमणों और आंतरिक अव्यवस्था का समाधान किया जा सके। लेकिन धनानंद ने उसकी विद्वता और सुझावों का सम्मान करने के बजाय उसका सार्वजनिक रूप से अपमान कर दिया। कुछ परंपराओं में बताया गया है कि धनानंद ने चाणक्य को दरबार से खींचकर बाहर निकलवा दिया। यह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह ज्ञान, नीति और विवेक का अपमान था। चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह नंद वंश का नाश करेगा। उसने अपनी शिखा तब तक न बांधने की कसम खाई जब तक नंद सत्ता से हट नहीं जाता। यहीं से इतिहास करवट लेता है। चाणक्य की नजर एक युवा पर पड़ी जिसका नाम था चंद्रगुप्त, एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन असाधारण क्षमता वाला युवक। चाणक्य ने उसमें वह शक्ति देखी जो मगध को नया भविष्य दे सकती थी। यहीं से नंद वंश के अंत और मौर्य साम्राज्य के उदय की भूमिका तैयार हो गई। इस प्रकार मगध साम्राज्य का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।